जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्योदय जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी का दोस्त भाई सर राजकिशोर सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो है कि मद्य निषेध पुलिस के लिए हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन सेट प्रैक्टिस जो कि आपके तैयारी को और मजबूत बनाएगा। और इसमें जो है कि हम जीके जीएस को जो है कि डिस्कस करेंगे। तो आइए जो है कि ये यूनिक का ये पहला सेट है और इसमें जो है कि हम लोग जीके जीएस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको मैथ का, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा ये सब मैथ का है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन से जो है कि आपको जीके जीएस है। तो आइए देखते हैं। समान प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन है आपको अवतल और उत्तल। ठीक है, उत्तल और अवतल, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों अवतल, विभिन्न फोकल लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा अवतल और उत्तल। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अवतल और उत्तल। और आपको बाइफोकल लेंस से आपको जानना होगा कि बाइफोकल लेंस जिसे हम लोग आपको जो है द्विफोक्सी लेंस भी कहते हैं, और इसकी जो है कि आविष्कार जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और ये जो है कि आपको जो है कि ज्यादा दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? ठीक है, माने कि कहने का मतलब है कि तरंग जो है कि आपको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगा तो उसका जो है कि कौन सा उसमें ये विधि नहीं होती है। ऑप्शन है चालन, ऑप्शन है बिखरना, ऑप्शन है सम्मोहन और ऑप्शन है विकिरण। आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो आंसर इसका जो है कि हो जाएगा आपको जो है कि बिखरना। ठीक है, बिखरना जो है कि नहीं होता है। चालन आपको होता है कि ऊष्मा की वह विधि जिसमें जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण कणों के स्थानांतरण के बिना हो जाता है, उसे हम लोग चालन कहते हैं। जैसे ठोस में ऊष्मा का संचालन जो है कि चालन विधि के द्वारा। वायुमंडल जो है कि गर्म होता है आपको सम्मोहन विधि के द्वारा। ठीक है, और विकिरण जो है कि सूर्य से ऊष्मा आती है विकिरण द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा लोग, चालन, सम्मोहन और विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? समान त्वरण। तो आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन है आपको एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। यानी कि एक तो मुक्त गिरने वाली वस्तु का भी त्वरण समान रहेगा और एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद का भी गति क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। आपको वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और त्वरण जो है कि सदिश राशि है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिएगा एक समान त्वरण के बारे में। आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कि कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। केवल वस्तु का द्रव्यमान पर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और तरल घनत्व पर, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर, केवल वस्तु का द्रव्यमान और आकार का। तो इसका आपको जो है कि आंसर हो जाएगा सी। आपका इसका आंसर जो है कि क्या होगा? सी होगा। यानी कि वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर का। तैरने का या जो है कि आपको जो है कि उत्प्लावन का नियम आपको आर्किमिडीज ने दिया था, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 में लिखा है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी रेसिस्टेंस होगा। ऑप्शन ए में है 3/8 ओम, 8/3 ओम और 12 ओम और 6 ओम। तो इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा बी, आपको 8/3 ओम। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, याद रखिएगा लोग। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे जो है कि किसमें सबसे तेज चलती है? ऑप्शन है आपको ठोस में, तरल में, गैस में और निर्वात में। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ध्वनि तरंगे जो है कि एक प्रकार की अनु अनुदैर्घ्य तरंग है, और इसे चलने के लिए एक माध्यम की जो आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे जो है कि निर्वात में नहीं चल सकती है। और ऐसे देखा जाए तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस में, उसके बाद द्रव में, तब जो है कि गैस में होती है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा ठोस। क्या आंसर हो जाएगा? ठोस। चलिए आगे फिर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? ठीक है, आर्य। आर्य ये तो प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसमें
अफ्रीका माइनर से, एशिया माइनर से, दक्षिण अमेरिका माइनर से और यूरोप से। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्य जो है कि मैक्स मूलर के अनुसार, ऐसे आर्यों का आने का क्रम जो है कि आने की जगह जो है कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है, लेकिन मैक्स मूलर का जो है कि सबसे प्रमाणित है। और मैक्स मूलर के अनुसार जो है कि आर्य जो है कि आए थे एशिया माइनर से, यानी कि मध्य एशिया से। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो और आर्यों से और क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। आर्यों द्वारा जो स्थापित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको 600 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। वैदिक काल को जो है कि दो भागों में बांटा गया था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल और जो है कि ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल आपको 1500 से आपको 1000 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक था, और आपको उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जस्टिन बर्नार्डे। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, ठीक है। और इसका जो है कि आंसर हो जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष जो है कि दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ए। अब दादा भाई नौरोजी से और भी आप लोग क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि जैसे भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इनकी एक प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा है, धन का जो है कि निकास का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा लो। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो सबसे जो है कि पहले आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे, और इनको जो है कि 1913 में आपको जो है कि साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और हमारे देश के जो है कि राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और बंगाल विभाजन के समय में जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला भी गीत लिखा था, जो आगे चलकर जो है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन है, इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ हुई थी। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफी नरम थी। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा गांधी इरविन समझौता के तहत जो कि कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना चाहती थी। और इसमें आप फैक्ट याद रख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, जिसे हम लोग दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। और चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में हुआ था। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण से महात्मा गांधी ने आपको नील आंदोलन यानी कि तीनकठिया प्रथा को अंत करने के लिए आंदोलन शुरू किया था। तो ये सब भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। तो आप लोग जल्दी जल्दी आपको आंसर कमेंट करिए। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है कि ले लिए थे हमारे प्रजापति, ठीक है, जिन्हें हमें ब्रह्मा कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल का जो समय था आपको 1000 पूर्व ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, और इसमें इंद्र का स्थान आपको ले लिए थे प्रजापति। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको 1885 में हुई थी, और इसका पहला अधिवेशन जो है कि मुंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है कि बैमोस चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था, बैमोस चंद्र बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एहो ह्यूम ने किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमिलित नहीं है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन ए में है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद जमात खाना मस्जिद, ठीक है, इसका निर्माण बलबन ने किया था, ये गलत है, ठीक है। कुतुबुद्दीन मीनार की जो है कि पूरा काम करवाया था इल्तुतमिश ने, और हिसार इसको जो है कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जमात खाना मस्जिद बलबन, जो कि गलत है। और जमात खाना मस्जिद का जो है कि निर्माण आपको जो है कि खिरीज खान ने करवाया था। किसने करवाया था, खिरीज खान ने करवाया था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। ये कथन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड कर्जन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 17 का आंसर जो है कि आप लोग जल्दी कमेंट करिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि ए
सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। और लॉर्ड डफरी ने कहा था कि कांग्रेस जो है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। और कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके जो है कि मौत में जो है कि इसके पतन में जो है कि अपनी योगदान दे सकूं। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन है रूस, वाटरलू, प्रायद्वीपीय और रिवुलिड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि वाटरलू का युद्ध। ये वाटरलू का युद्ध जो है कि 1815 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है कि मित्र राष्ट्रों ने आपको जो है कि धुरी राष्ट्र को हराया था, यानी कि नेपोलियन को हराया था और उन्हें जो है कि भेज दिया गया था सेंट हेलेना द्वीप पे। तो आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश है, आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20 भी इंग्लिश है, 21 भी इंग्लिश है, 22 भी इंग्लिश है, 23 इंग्लिश है, 24 इंग्लिश है, 25 भी इंग्लिश है, 26 भी इंग्लिश है, 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आपको है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था। ऑप्शन है देव ने, भूषण ने, पद्माकर ने, बिहारी ने। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको हो जाएगा बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए में फुर्तीली, फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है, और फुर्तीला। ठीक है, तो इसमें जो है कि देखना है कि कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी, फुर्तीला होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। इसमें जो है कि ये पढ़कर बताना है। ठीक है, ये आपको जो है कि 6 नंबर क्वेश्चन में शत्रुओं का माद मर्दन करना है। तो इसमें जो है कि 29 नंबर क्वेश्चन का हिंदी है और इसमें जो है कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कि हो जाएगा डी। क्या होगा? डी होगा। ठीक है, आपको क्या होगा? आंसर जो है कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग को बताना है यामिनी, रजनी, सजनी, निशा। रात्रि का जो है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए। ठीक है, तो यामिनी है, रजनी है, निशा है, लेकिन सजनी मतलब रात्रि नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का मतलब बताना है कि इसमें से सर्वज्ञ मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए में है जिसे सब विषय में जानकारी हो, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सर्वाधिक विस्तृत हो, जिसे बहुत सी भाषा का ज्ञान हो। तो किसे सर्वज्ञ कहेंगे? सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसे सब विषय में जानकारी हो, उसे सर्वज्ञ कहेंगे ऑप्शन के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यांशों में से कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव, पार्थिव जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो और जिसका संबंध प्रथा से हो। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे हम लोग पार्थिव कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा कि आपका जो है कि इस सेट में कितना स्कोर आया है। चलिए विपरार्थक शब्द बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है, विपरार्थक शब्द बताइए। विपरार्थक का मतलब होता है उल्टा। अनुराग, अनुराग का क्या होगा? पराग होगा, राग होगा कि विराग होगा कि सुराग होगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको अनुराग का हो जाएगा विराग। अनुराग का क्या होगा? विराग होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता है उसे क्या कहेंगे? सुभाषवनीय, सुभाषी, सुवक्ता, मितभाषी, क्या कहेंगे उसे? आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इसका आंसर जो है कि हो जाएगा दोस्तों सी, सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं। उसके बाद जो है कि 35 नंबर क्वेश्चन में ये आपको जो है कि हिंदी है। ठीक है, इसका जो है कि आपको आंसर हो जाएगा 35 में जो है कि आंसर आपको हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। सजाना है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, तो मानव शरीर की कोशिका, ठीक है, कोशिका की खोज जो है कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। और मानव शरीर की कोशिका की बात किया जाए तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। आंसर हो जाएगा आपको ए।
और आपको जो है कि सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्म ग्लेसिग्मा की कोशिका होती है। और ओवरऑल देखा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा लोग। चलिए आगे बताइए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 33 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि वायु जनित रोग कौन सा है, यानी कि वायु से कौन सा रोग फैलता है। तपेदिक फैलता है कि डिप्थीरिया फैलता है कि निमोनिया फैलता है कि उपयुक्त में से सभी फैलता है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपको जो है कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी तपेदिक टीबी भी वायु से फैलता है, डिप्थीरिया जिसको श्वास नली प्रभावित होता है ये भी फैलता है, और निमोनिया भी फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। आपके नाखून बाल आपके नाखून बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। यह जानवरों के खुरों में भी है। यह एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है प्रोटीन काइनेज, प्रोटीग्लाइकोकेजेन, ग्लाइकोजेन और किरेटिन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको किरेटिन। क्या होगा, किरेटिन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग का मतलब होता है, अवशेषी अंग का मतलब होता है जिसकी जरूरत जो है कि हमें नहीं है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है उसे क्या कहेंगे, अवशेषी अंग। तो जबड़ा तंत्र, कान की मांसपेशियां, रदनक और ह्यूमरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि कान की मांसपेशियां। ठीक है, कान की जो मांसपेशियां होती है उसे जो है कि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो है कि आपको आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी। तो याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग का अपेंडिक्स भी है आपको अवशेषी अंग, और आपको त्वचा का बाल भी अवशेषी अंग है। पहले मानव में जो कि 100 अवशेषी अंग पाए जाते थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान उत्पन्न होती है। तो जल्दी जल्दी ऑप्शन आंसर कमेंट करिए। कोलेस्ट्रॉल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, लिपोइक एसिड के कारण कि ट्राइग्लिसराइड के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लैक्टिक अम्ल के कारण। जब हम लोग दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं या मेहनत वाला काम करते हैं तो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड आपको जमा होता है, और यही जो है कि हमें दर्द उत्पन्न करता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे तो इससे जो है कि मोटापा, फैट बढ़ता है, और ये जो है कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भाग को सहारा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। एस्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा और फाइबर। इसमें से जीवित ऊतक कौन है, ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, यानी कि यह पादप ऊतक से आया है, और पादप ऊतक में जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरेनकाइमा हो जाएगा। चलिए आगे की ओर फिर बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोर किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। राइबोसोम के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, गोल्जी का उपकरण के कारण कि कोशिका रस से भरी रितिकाएं के कारण। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको डी आंसर होगा। क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम जो है कि ये प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है कि आपको जो है कि श्वसन केंद्र है, तो इसे पावर हाउस ऑफ कोशिका कहते हैं। और गोल्जी का जो है कि इसकी खोज जो है कि कैमिलो गोल्जी ने किया था, और ये जो है कि ये कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। चलिए तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों के तनों का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर कमेंट करिए। वाहिनिकाएं के द्वारा, के पेरिसाइकिल के द्वारा, कि अंतर्विष्ट के कारण, कि पास विभोजी ऊतक के कारण। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा आपको पास विभोजी ऊतक के कारण, जिसके कारण जो है कि तना में क्या होती है, मोटाई जो है कि बढ़ जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। वाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलाइजेशन, की ए और सी दोनों। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की विधि को बोलते हैं आपको जो है कि ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, यानी वाष्पीकरण भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जो है कि सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन किसमें होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए
आपको जो है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या में से आपको जो है कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपको जो है कि बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ स्किन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो 46 का आपको जो है कि आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पॉलीकार्बोनेट का। ठीक है, किसका हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट का। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट। या पूछेगा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस रेशे का प्रयोग किया जाता है, तो उसका हो जाएगा आपको रेशेदार कांच। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन में है कि तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वो क्या है? एक धातु है कि उपधातु है कि एक अधातु है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 47 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि एक अधातु है। एक क्या है जी? अधातु है। और आपको जो है कि ये याद होना चाहिए कि 16 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक है? सल्फर का। किसका है? सल्फर का है। और सल्फर जो है कि क्या है? एक अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपको सेंट्रीफ्यूगन, ठीक है, सेपरेटिंग, फनेल, आसवन, आंशिक आसवन। तो इसका जो है कि आंसर आपको जो हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी, यानी कि सेपरेटिंग फनेल हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है कि ये एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? ठीक है, ये आपको जो है कि बताना है। तो 49 का आंसर आपको जो है कि हो जाएगा सी, यानी कि 10%। ठीक ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बर्मी कंपोस्ट होता है। ठीक है, बर्मी कंपोस्ट तो केचुआ के द्वारा जो खाद तैयार किया जाता है उसे बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। एक अकार्बनिक उर्वरक होता है कि एक विषैला उर्वरक होता है कि एक आपको जैविक उर्वरक होता है कि एक कृत्रिम उर्वरक होता है? तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ठीक है, तो 50 का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि एक जैविक जैव उर्वरक होता है, यानी कि यह केचुए के द्वारा तैयार किया जाता है और इसे हम लोग बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। ये जो है कि आपको रिलेशन बताना है। जैसे कि वनस्पति विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है, तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? कीड़ों का, सांप का, पक्षी का कि पौधे का? तो पता ही है कि कीटों के अध्ययन के जो है कि हम लोग कहते हैं एंटेमोलॉजी, और इसको जो है कि इसमें कीड़ों का अध्ययन किया जाएगा। तो 51 का आंसर आपको हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और सांपों के अध्ययन के जो है कि आपको सोरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, आपको आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा लोग। ठीक है, रीजनिंग को हम स्किप करते हैं, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये सब रीजनिंग है। चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। अब आंध्र प्रदेश आने से आपके दिमाग में आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का जो है कि गठन आपको 1953 में ईस्वी में हुआ था और भाषा के आधार पर गठित होने वाली पहली आपको जो है कि राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि वहां पे रामलुल्लू के द्वारा 1958 दिन का आमरण अनशन हुआ था और इसके जो है कि कारण जो है कि आपको उनकी मृत्यु हो गई थी और ये जो है कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा था। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था 1953 में, और उस समय उसकी राजधानी आपको कुर्नूल थी। और अभी जो है कि आपको इसकी जो राजधानी है वो है आपको विशाखापट्टनम। ठीक है, क्या है जी? विशाखापट्टनम है। उस समय जो है कि आपको जो है कि उस समय जो है कि क्या थी? विशाखापट्टनम। जब एग्जाम हुआ था उसके अनुसार जो है कि विशाखापट्टनम थी। और अभी जो है कि आपको आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कि अमरावती है। क्या है? अमरावती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताइए। आगे है कि बिहार सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कौन सी योजना लागू की थी? लाडली बहना योजना, जीविका कि बिहार उद्यमी योजना कि हर घर बिजली लगातार योजना? ठीक है, तो 56 का आंसर जो है कि हो जाएगा आपको जीविका। क्या हो जाएगा?
जीविका हो जाएगा। जीविका को जो है कि तहत जो है कि आपको पैसा दिया जाता है और वो उसमें जो है कि आपको व्यापार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। ये जो है कि करेंट है, जब इसका एग्जाम हुआ था उस समय 23 में कि किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, सबरजोत सिंह। ठीक है, सबरजोत सिंह। वर्तमान में आप याद रख सकते हैं कि मनु भाकर ये जो है कि ओलंपिक में 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है आपको जो है कि मनु भाकर। ठीक है, और इनका संबंध जो है कि आपको शूटिंग से है। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये तो हटा दीजिए। ये जो है कि अभी वाला याद रखिए कि आपको 77वां गणतंत्र दिवस जो हुआ है इसमें जो है कि आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है कि आपको महाराष्ट्र राज्य को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र राज्य को मिला है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसका जो है कि आविष्कार नरेंद्र कापानी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र कापानी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करेगा। ठीक है, 1 टन, 4.5 टन, 10 टन, 100 टन। ठीक है, तो 60 का जो है कि आंसर आपको हो जाएगा डी, 100 टन। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर रहा है, यह रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम है, परमाणु प्रसार का खतरा है, ईंधन नाभि के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। तो इसका जो आंसर है आपको हो जाएगा डी। ठीक है, ईंधन नाभि के स्वतंत्र विभाजन के कारण जो है कि बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला पहला भारत का अस्पताल बन गया है। तो ये करेंट है। ठीक है, और इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा सी, दिल्ली का एम्स। ठीक है, दिल्ली का एम्स। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल नियमों में कुछ बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम करना जो है कि बंद कर दिया है। याहू, गूगल, जीमेल, अमेजॉन। ठीक है, तो 63 का ये भी करंट है, इसका आंसर हो जाएगा ये आपको याहू। क्या हो जाएगा? याहू। चलिए आगे क्वेश्चन है कि ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। ठीक है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? गति, पूर्णता और ताकत का, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का, दुनिया के विभिन्न देशों के बीच एकता का, राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के रूप में। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपको बी, प्राचीन 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 और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता के कारण जो है कि इसके शुरुआत ये प्रतीक है। तो चलिए 64 के बाद जो है कि हम आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आपका ऑप्शन है गीता मुखर्जी, लीला सेठ, सुजाता मनोहर, रानी सेठ मलानी। तो ये आपको विविध का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि भारत की पहली महिला उच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी है लीला सेठ। क्या होगा? लीला सेठ। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये बनी थी फातिमा बीबी। कौन बनी थी? फातिमा बीबी। और वहीं आपसे पूछेगा कि भारत की पहली महिला सत्र न्यायाधीश कौन बनी थी, तो अन्ना चांडी बनी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है कि आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। यानी कि भारत रत्न की शुरुआत जो है कि 1954 में हुई थी। यह भारत का सबसे बड़ा सिविलियन या नागरिक पुरस्कार है। और बताना है कि इसमें जो है कि किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, सजदीत रे को, लता मंगेशकर को, कि राज कपूर को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि राज कपूर को जो है कि यह पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, और लता मंगेशकर को और सत्यजीत रे को यह पुरस्कार मिल चुका है। और भारत रत्न पुरस्कार की जो है कि सबसे पहला जो है कि विजेता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर जो है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अभी जो है कि 2026 में भारत रत्न पुरस्कार में जो है कि भारत रत्न पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। और पद्म श्री पुरस्कार की जो है कि घोषणा अभी जो है कि गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है कि जो है कि किया गया है, जिसमें 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें आपको पद्म विभूषण,
5 है, और पद्म जो है कि भूषण आपको 13 है, और पद्म आपको जो है कि श्री भी 113 है। तो टोटल जो है कि 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, याद रखिएगा लोग। बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया है? ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स प्रोग्राम, ग्लोबल एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। तो 67 का करंट है, ये आंसर हो जाएगा बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। और अभी करंट हाल ही फिलहाल में आपको याद रखिएगा लोग कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है कि ऑस्ट्रेलिया बन गया है, जो कि दरोगा में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, पढ़िए इसको। यह 3 स्तरीय संगठन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्या की देखरेख करता है, रॉ एवं आईबीएनसीबी के रिपोर्ट करते हैं। तो ये 68 का आंसर आपको हो जाएगा डी। ठीक है, ये जो है कि कथन ये जो है कि सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार है? तो चट्टान 3 प्रकार के होती है, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि सी, सबसे ज्यादा जो है आपको धरातल पे जो है कि अवसादी चट्टान का विस्तार है। अवसादी चट्टाने की विशेषता है कि यह परतदार होती है, और इसमें से जो है कि आपको पेट्रोलियम निकाला जाता है अवसादी चट्टान से। आग्नेय चट्टान जो है कि ये जो है कि प्राथमिक चट्टान होती है, और इसमें जो है खनिज पदार्थ निकाला जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को? तो 70 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जो है कि आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो ये इसका आंसर जो होता है, मानव का घर कहा जाता है एशिया को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया में विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ऐसे 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कि सबसे ज्यादा विश्व में जनसंख्या जो है कि चीन का है, और दूसरे नंबर पर हम लोग का भारत का है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महादेश है वो एशिया है। एशिया को इसीलिए मानव का घर कहा जाता है। ठीक है, सबसे छोटा महादेश जो है कि ऑस्ट्रेलिया है, आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों के घाटी के नाम से जाना जाता है? कोटापेक्सी, चिरम्बराजो, कटमई की एटना? ये सब जो है कि आपको जो है कि ज्वालामुखी है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा 10,000 धुआरों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कटमई। क्या हो जाएगा? कटमई। एटना जो है कि इटली में है, और कोटापेक्सी जो है कि सबसे आपको ऊंचाई परिस्थिति जो है कि ज्वालामुखी है कोटापेक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। चलिए आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी पे सर्वाधिक विस्तृत रूप से रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है कि सिलिकॉन है कि एल्युमिनियम है कि लोहा है? तो भूपर्पट्टी पर जो कि सबसे ज्यादा जो पाया जाता है आपको तत्व पूछेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, जो कि भूपर्पट्टी पर आपको 46.46% पाया जाता है। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो यह धातु में सबसे ज्यादा जो है कि पाया जाता है 8.17%, और सिलिकॉन की बात की जाए तो यह धातु है, और ये जो है कि 27.72% पाया जाता है। लोहा की बात किया जाए तो ये लोहा जो है कि 5% जो है कि पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजना के कारण नहीं हुई है? जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि? तो बताना है कि इसमें से कौन सा पर्यावरण की क्षति का कारण इसके कारण नहीं हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है कि बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग के से प्रदूषण। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता है? उष्णकटिबंधीय, महासागरीय, उपोष्ण कटिबंध महासागर की जो है कि उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर की ध्रुवीय महाद्वीप उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल की महाद्वीपीय आर्कटिक उष्ण कटिबंधीय अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिका तथा आर्कटिक? तो इसमें बताना है कि कौन सा महादेशों की जो है कि इसकी जो है कि विशेषता है। महादेशों की जो है कि विशेषता जो है कि कौन सा है, इसमें से जो है कि आपको बताना है। ठीक है,
तो ये 74 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय महासागरीय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलन हिमनद से निकलती है? तो शारदा, की रामगंगा, की गौरी गंगा, की यमुना। तो 75 का आंसर जो है कि आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलन हिमनद से निकलती है? तो 75 का आंसर आपको हो जाएगा सी, गौरी गंगा, ठीक है। इसका आंसर आपको जो है कि गलती दिया है गौरी गंगा, इसका आंसर होगा शारदा, ठीक है। ये कुमायूं हिमनद के मिलन हिमनद से शारदा निकलती है, ठीक है। इसका आंसर शारदा होना चाहिए, शारदा सही है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। और यमुना नदी जो है कि यह निकलती है आपको यमुनोत्री हिमानी उत्तराखंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए साकार की आकृति, ए साकार का महासागरीय कटक किसका है? प्रिंस एडवर्ड कटक का है, मध्य अटलांटिक कटक का है, कि सोकोंगो कटक का है, कि पूर्वी प्रशांत कटक का है? तो 76 का जो है कि आंसर आपको जो है कि हो जाएगा बी, यानी कि अटलांटिक जो महासागर है वो एस आकार का महासागर है। और सबसे जो है कि व्यस्त महासागर भी आपको अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो वो प्रशांत महासागर है। और सबसे गहरा गर्त की बात करेगा तो वो जो है कि मेरियाना गर्त हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बताइए कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो लोकसभा में चुनाव अगर लड़ना है आपको तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए बताइए? 18 साल, 35 साल, 25 साल की 21 साल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25 साल। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको 30 साल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको जो है कि 35 साल, और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है कि 30 साल, आपको मुखिया का और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है कि 21 साल, और वोट देने का जो है कि अधिकार जो है कि प्राप्त करने के लिए 18 साल। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 78 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करेगा? तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विवाद अगर हो जाए तो उसकी जांच जो है कि कौन करेगा? आप लोग को बताना है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, की चुनाव आयोग, की संसद? तो इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कि इसका आपको जो है कि विवाद का मामला जांच करेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो भारत में संघीय न्यायालय की शुरुआत जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। और ये जो है कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और ये जो है कि आपको नई दिल्ली में है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है कि अनुच्छेद जो है कि आपको 324 में आपको चुनाव आयोग है, और ये जो है कि हाँ 324 में ये आपको होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? किसके नाम से? प्रधानमंत्री के, कि राष्ट्रपति के, कि मंत्रिमंडल के, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा, भारत में केंद्र सरकार के अंतर्गत जितनी भी कार्य होती हैं वो जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा के नाम से होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि संविधान में जो है कि कहा गया है कि देश का जो कार्यकारी प्रधान होगा वो कौन होंगे? हमारे राष्ट्रपति होंगे। यानी कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 53 में है। और हमारे देश का जो वार्षिक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का वर्णन ये जो है कि अनुच्छेद आपको 75 में है। और मंत्रिमंडल की बात की है तो मंत्रिमंडल जो है कि अनुच्छेद जो है कि आपको 74 में है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? यानी बिहार में टोटल कितने आपको संसद चुन कर जाते हैं? तो इसमें जो है कि बिहार में जो है कि संसद की बात किया जाए तो बिहार में जो है कि 40 गो सांसद चुन कर जाते हैं। यानी लोकसभा में बिहार के सीट की संख्या जो है कि 40 है। राज्यसभा की बात किया जाए तो 16 है। विधानसभा की बात किया जाए तो 243 है। और विधान परिषद की बात किया जाए तो आपको 75 है। तो ये चारों जो है कि डाटा आप लोग को याद होना चाहिए। लोकसभा में आपको 40, राज्यसभा में आपको जो है कि 16, विधानसभा में है आपको जो है कि विधानसभा में 243, और विधान परिषद में जो है कि आपको 75। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो है कि
लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि जो है कि मैं आप लोग के लिए जो है कि बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है कि मार्केट में जितने भी आपको सेट प्रैक्टिस आया है सबको जो है कि मैं आप लोग को डिस्कशन करा सकूं। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये क्वेश्चन जो है कि आपको संविधान से है और पूछा जा रहा है कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो भारत में जो है कि संघीय प्रणाली की जो व्यवस्था है वो आपको यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया है। और वहीं आपसे पूछेगा कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति, आपको जो है कि उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसका जो है कि प्रावधान पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपको जो है कि अमेरिका। और जो है कि बंधुत्व, ये जो नारा है बंधुत्व भाईचारा, तो ये जो है कि फ्रांस की क्रांति से लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी और बाद में जो कि 4 अनुसूची जोड़ा गया। टोटल अभी संविधान में जो है कि 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में जो है कि आपको याद होना चाहिए, हम जो है कि आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो वो तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो 6 नंबर जो है कि अनुसूची जो 6 में है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो है कि आपको विशेष प्रावधान किया गया है। तो 82 का आंसर जो है कि आपको हो जाएगा असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची की बात किया जाए तो समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 83 का आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है। कहां से समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? आपको ऑस्ट्रेलिया से। हमारे संविधान में आपको जो है कि अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत 3 सूचियां बनाई गई है, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और ये जो है कि संघ सूची में जो है कि आपको जो है कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में जो है कि राज्य सरकार के है, और समवर्ती सूची में जो कि दोनों के है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती है तो इसमें जो है कि केंद्र सरकार का मान्य होगा, ठीक है। और इसका प्रावधान जो है कि समवर्ती सूची का जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इन तीनों सूची में अगर किसी विषय का प्रावधान नहीं है तो वो आपको अवशिष्ट सूची में है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों पर जो है कि अधिकार क्षेत्र है? तो ये जो है कि आपको 84 का आंसर जो है कि आपको हो जाएगा बी, यानी कि 3 जो है कि 3 जो है 3 ऐसे आपको केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जो है कि आपको अधिकार जो क्षेत्र है एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में जो है, ठीक है। और ये कौन कौन से राज्य है जी? 3 आपको जो है कि न्यायालय है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको जो है कि गुवाहाटी है, गुवाहाटी में जो है कि गुवाहाटी का है। उसके बाद जो है कि बम्बई है, और बम्बई के बाद जो है कि आपको जो है कि पंजाब वाला है, ठीक है। पंजाब में आपको पंजाब हरियाणा के है, और बम्बई है, और जो है कि आपको गुवाहाटी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के संपूर्ण क्वेश्चन जो है कि हाँ, भारत के 85 नंबर क्वेश्चन जो है कि 85 नंबर क्वेश्चन जो है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के किस अंतर्गत जो है कि मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 24, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19। तो इसका जो है कि आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद जो है कि ये मौलिक अधिकार 19 के तहत जो है कि हमें पहले 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, अभी जो है कि हमें ये 6 प्रकार का है जिसमें हम कहीं भी अपना आ जा सकते हैं, ठीक है। 24 की बात किया जाए तो 24 में जो है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपको जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। और 14 में जो है कि विधि के समक्ष सभी को समान अवसर दिया गया है। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऐसे आपको मौलिक अधिकार का वर्णन जो है कि भाग 3 में है, और अनुच्छेद जो है कि आपको अनुच्छेद जो है कि आपको 12 से 35 तक है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग।
86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है। नियत कानून का नियत प्रक्रिया का संबंध जो है कि किसमें है। जल्दी जल्दी आंसर कंटेंट करिए लोग, ठीक है। और 86 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा सी, अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय समान होता है किसके। तो 87 नंबर क्वेश्चन का जो है कि ऑप्शन है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में, कि लागत कारक पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में, कि बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में, कि कारक लगातार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है, ठीक है। ये आपको बताना है संविधान के निर्माण के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए, कि 1948 की औद्योगिक नीति के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपको बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए। तो भारत में जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, आपको पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र का आपको समान जो है कि आपको स्वामित्व हो, तो उस अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे अर्थव्यवस्था का जो है कि 3 प्रकार होती है, आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपको जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इसका जो है कि हमें दिखाई देता है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। भारत में अभी तक पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना चली है, और भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किससे होती है। ऑप्शन है विक्रय कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आंसर को टाइप करिए, और इसका जो है कि आंसर हो जाएगा बुआ, उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा भारत को राजस्व की प्राप्ति होती है। चलिए आगे बताइए 90 नंबर क्वेश्चन, कि सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है। सार्वजनिक वस्तु का ऑप्शन है सरकार द्वारा उत्पादित एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो, एक सरकारी योजना जो गरीब परिवार को लाभान्वित करता हो, कोई भी वस्तु जो आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हो। तो बताइए सार्वजनिक का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कहा जाता है सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक जो है कि खेल ग्राउंड, सार्वजनिक जो है कि स्टेशन। सार्वजनिक का मतलब होता है कि जिसपे सभी को समान अवसर लाभ प्राप्त हो, उसी स्थान को वैसी वस्तु को सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कि बुआ हो जाएगा बी, यानी कि एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता हो। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कि सकल नामांकन दर, कि स्वास्थ्य और पोषण। तो 91 का जो है कि आंसर आपको हो जाएगा सी। क्या आंसर होगा सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, मिश्रित बैंकिंग प्रणाली की यूनिट बैंकिंग प्रणाली की शाखा प्रणाली, ठीक है। आंसर आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो 92 का आंसर हो जाएगा आपको सी, शाखा बैंकिंग प्रणाली है, यानी यहाँ पे बैंकों को जो है कि कई शाखाओं में बांटा गया है। बैंकों की बात करें तो भारत का जो है कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है कि 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और भारत में जो सबसे बड़ा जो है कि वाणिज्यिक बैंक है वो है आपको एसबीआई, और इसकी स्थापना जो है कि 1955 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा आपको जो है कि बी, यानी कि प्राइस फ्लोर। क्या होता है प्राइस फ्लोर, यानी कि कृषि मूल्य समर्थन जो है कि यह कार्यक्रम है जिसमें जो है कि वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कि सरकार खरीदती है, और फिर जो है कि जनता के बीच जो है कि उसको बाजार में बेचा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है। रक्षा व्यय, की ब्याज भुगतान, की वेतन और पेंशन, की सब्सिडी, ठीक है। अब इसमें कूट दिया है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो 94 का आंसर आपको हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, यानी कि 1 2 3 4 ये जो कि सब सही है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
95 नंबर क्वेश्चन पे मैथ है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन पे आपको मैथ है, 97 नंबर क्वेश्चन पे मैथ है, और 98 नंबर क्वेश्चन पे भी मैथ है, और 99 भी मैथ है, और 100 भी मैथ है। तो दोस्तों आप लोग जो है कि कमेंट करके जरूर बताइए कि जीके जीएस में जो है कि और हिंदी के प्रश्न में आपका जो है कि कितना सही हुआ। और डेली जो है कि ऐसे ही सेट प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल सूर्योदय जीएस एकेडमी से जरूर जुड़िए। और जिनको भी ऑफलाइन क्लास करना है हमारे यहाँ, तो सूर्योदय जीएस एकेडमी मसरक में चलती है। आपको जो है कि वहाँ पे आप आकर आप हमसे जो है कि पूरा डिटेल में थ्योरी का क्लास कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।